इजरायल और हमास की जंग अब सबसे निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इसी की बड़ी कवरेज आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ करुणा भी है। हमास को मिटाने के लिए इजरायल का फाइनल प्लान अब तैयार हो चुका है। अब तो जो आपने इजरायल की बारूदी बौछार अब तक देखी वो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हूती ने इजरायल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। बुलेटिन में युद्ध भूमि से आ रही तस्वीरों को दिखाएंगे, साथ ही जंग का विश्लेषण भी होगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर क्या आ रही है आप देखिए। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी। साउथ लेबनान में जबरदस्त हवाई हमला हुआ है। लेबनान के कई गांव में मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। तो आप देखिए ये फ्रंट भी और भी ज्यादा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। लेबनान के कई गांव में बमबारी की गई है इजरायल की तरफ से। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, जंग के बीच लेबनान का बहुत बड़ा दावा। इजरायल ने हमारे इलाके में घुसपैठ की, लेबनान का कहना है। लेबनान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। इजरायली विमानों के लेबनान में घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर गाजा से। गाजा पर इजरायल की बारूदी बौछार। पश्चिमी गाजा पर इजरायल का हवाई हमला हुआ। इजरायल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हमास के ठिकाने तबाह। एक और बड़ी खबर है, इजरायल के गलील में भीषण हवाई हमला हुआ है। नेटवा इलाके में आईडीएफ पर भीषण हमला। एंटी टैंक मिसाइल से की गई है फायरिंग। इजरायल के गलील में यह बड़ा धमाका हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी। इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स भी शामिल होगी। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में मौजूद है डेल्टा फोर्स। तेल अवीव में जो बाइडेन डेल्टा फोर्स के कमांडो से मुलाकात की थी, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या है ये अमेरिकी डेल्टा फोर्स? अब इसके बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि इसकी खासियत क्या है। बिग वॉल पर गौर करिएगा। डेल्टा फोर्स जो कि अमेरिका की है और मदद पहुंचाई जाएगी इजरायल को। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए डेल्टा फोर्स का गठन किया गया अमेरिका में और आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देगा डेल्टा फोर्स का प्रमुख काम है। और क्या जानकारी है? बंधक संकट से निपटना डेल्टा फोर्स की जिम्मेदारी है। अमेरिकी थल सेना के अधीन काम करती है डेल्टा फोर्स, जो ग्राउंड फोर्स उसके अधीन काम करती है। जी हाँ, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के पास होता है कंट्रोल डेल्टा फोर्स का। और 9 नवंबर 1977 को डेल्टा फोर्सेस को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई थी। तो देखिए बहुत ही खतरनाक है डेल्टा फोर्स, जो कि विशेष रूप से आतंकियों से निपटने में माहिर है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। संजय सोई सर, अमेरिकी डेल्टा फोर्स क्या हमास का खात्मा करने में कामयाब हो पाएगा, जो इजरायल को इस युद्ध में बड़ी मदद पहुंचाने की बात सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि इस समय में अमेरिका जिस तरह से साथ खड़ा हुआ है और ख़ास तौर से उन्होंने हथियार दे रहे हैं, उनके शिप्स लगे हुए हैं। उनका अभी जैसे कल आया था कि हूथी विद्रोहियों ने कुछ मिसाइल फायर की, वो उन्होंने हवा में डिस्ट्रॉय कर दी। और ये डेल्टा फोर्स का आना ये बताता है कि वो अभी मेरे ख्याल से होस्टेजेस के लिए इसको वहाँ पे तैयार रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो होस्टेजेस को रेस्क्यू करें। अगर कहीं से इंटेलिजेंस आती है, कहीं से इनपुट आता है, तो वहाँ तुरंत इसको लॉन्च करके वो रेस्क्यू करने में सक्षम है। एक बार नहीं, अनेकों बार वो इस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, पहले भी और कई देशों में। तो ये मेन स्पेशल फोर्स है, कमांडो फोर्स की तरह, और इजराइल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन के लिए सक्षम है। जाहिर सी बात है, इससे आईडीएफ की जो ताकत है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका में इजराइल का विरोध। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन तेज हो रहा है। अमेरिकी नागरिकों का विरोध प्रदर्शन। इजराइल को समर्थन देने पर ही नाराजगी, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। एक और ब्रेकिंग न्यूज, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने लगाए फ्री फिलिस्तीन के नारे। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है।
और देखिए एक और बड़ी खबर जॉर्डन से। जॉर्डन में गाजा हमले का विरोध हुआ है। हमास के समर्थन में नारेबाजी। इजराइल पर हमले तेज करने की अपील की गई है। तेल अवीव पर बमबारी की मांग। जॉर्डन के अम्मान में निकाली गई रैली। तस्वीरें आप देखिए। और अगली बड़ी अपडेट, गाजा के समर्थन में स्विट्जरलैंड में भी हो रहा है प्रदर्शन। इजराइल की आक्रामकता के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। और देखिए एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां के हेब्रोन में प्रोटेस्ट हुआ है। गाजा के समर्थन में रैली निकाली गई। प्रदर्शन में दिखे पुतिन, किम जोंग के पोस्टर। गाजा हमले के विरोध में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। एक और अहम खबर है, ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। इजराइल को हथियार देने पर धमकी दी गई है। ईरान की धमकी के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल जंग में ईरान की एंट्री की आशंका है। तो आप देखें ईरान की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से धमकी दी गई है। लगातार ईरान जो कि हमास के समर्थन में खड़ा है और ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। इजराइल को हथियार देने पर धमकी दी गई है इस बार। अब तो ईरान के हुंकार अब अमेरिका से आर पार होगा। अमेरिका की तरफ से जारी मदद के बीच ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी। ईरान ने साफ कहा अमेरिका हथियार देता रहा तो गाजा में हालात और खराब होंगे। ईरान की वार्निंग आई है, इजराइल को हथियार नहीं दे अमेरिका। युद्ध अपराधों को रोकने के लिए बड़े एक्शन की जरूरत है। ईरानी आर्म्स फोर्स चीफ की तरफ से कहा गया गाजा को मानवीय सहायता भेजना जरूरी है। ईरानी आर्म्ड फोर्स चीफ की तरफ से यह भी कहा गया है। अंजलि। जी हाँ, और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो हम देना चाहेंगे ईरान को लेकर के कि ईरान ने हुंकार भर दिया और अमेरिका से अब आर पार के मूड में है ईरान। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या अमेरिकी मदद जारी रहेगी तो जंग में उतरेगा ईरान? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगला सवाल, क्या इजराइल पर ईरान की तरफ से भी होगा हमला? ईरान जंग में कूदा तो क्या इजराइल वर्सेस अरब का युद्ध हो जाएगा? तो करुणा कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और अगर अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग आने वाले दिनों में देखने को मिली तो यह जंग बहुत भीषण रूप ले सकती है, क्योंकि ईरान की ताकत भी कुछ कम नहीं है। और एयर कमोडोर एसपी सिंह सर, मेरा सवाल इसी पर आपसे है कि ईरान लगातार धमकियां दे रहा है, ईरान लगातार सपोर्ट कर रहा है हमास से लेकर हूती सभी को, लेकिन क्या ईरान आपको लग रहा है इन सूरत हाल में इन धमकियों के बीच जमीन पर भी उतर सकता है, सीधे वॉर फ्रंट में आ सकता है? देखिए मैं 2-3 बातें बताता हूं। पहले तो जंगल में शेर को गीदड़ धमकी देता रहता है तो शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे आप समझ सकते हैं कौन किसको धमकिया क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, ईरान को मालूम है कि जिस समय वो गए इस युद्ध में उतरा तो सबसे पहला टारगेट उसका न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। ये ईरान जानता है और आप लिख लीजिए आज ये होगा। तो ईरान जो है हमेशा परोक्ष में ही करता रहेगा, जैसे उसने आगे करा हुआ इस समय हमास को और हिजबुल्लाह को, उन दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आगे करके उनको हथियार दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, पीछे से बातें कर रहा है। ईरान ये जानता है, बिकॉज सालों पहले ईरान ने ही इजराइल को इन्फॉर्मेशन देके इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर और सिराक में डिस्ट्रॉय कराया था। तो कैपेबिलिटी इजराइल की उनको मालूम है, जो कैपेबिलिटी आज से 40 साल पहले इजराइल की उससे बहुत अच्छी है। और अमेरिका वहाँ पर पहुँचा है तो अमेरिका का भी ध्येय यही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अरब देश भी इससे बड़ा खुश होंगे, वो सभी परेशान हैं ईरान की बार बार इस तरह की धमकियों से। तो अगर ईरान के न्यूक्लियर पर अटैक होता है ईरान के आने के बाद तो ये इसका कल्मिनेशन होगा और ये सारी वॉर वहीं खत्म हो जाएगी। जी, यानी कि ईरान अपना नफा नुकसान सोचते हुए ही इतना बड़ा कदम उठाएगा अमेरिका से भिड़ने का। अभी तो सिर्फ ईरान की तरफ से धमकियां ही मिल रही हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया है। जूडिथ रॉनन और उनकी बेटी का नाम नताली है, दोनों को रिहा कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर खुशी जाहिर की है। इजराइल ने की बंधकों की रिहाई की पुष्टि। तो देखिए ऐसे कई लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है और उन्हीं में से 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया है। ये माँ बेटी हैं जो कि अमेरिका के रहने वाली हैं। इनसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात भी की। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, बाइडेन ने रिहा हुई माँ बेटी से बात की। हादसे से उबरने में अमेरिका का समर्थन। हमास ने अमेरिकी माँ बेटी को रिहा किया। 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में ये दोनों थे।
नताली रानन और जुडिथ रानन, ये दोनों मां बेटी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको हमास ने अपने चंगुल से रिहा किया है। और अगली अहम खबर, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान, ईयू और यूएस इजराइल के साथ और आतंक के खिलाफ है। इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार, ईयू और यूएस की इजराइल से अपील, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन टाले इजराइल। बंधकों को लेकर हमास से चल रही है बात, हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के हमले पर जो बाइडेन का बहुत बड़ा बयान, इजराइल सऊदी अरब वार्ता को बेपटरी करना हमले का मकसद था। हमास ने रिश्ते को बिगाड़ने के लिए इजराइल पर हमला किया। मिडिल ईस्ट संकट पर जो बाइडेन का यह बहुत बड़ा बयान। तो यह आपको बता दें कि आपको याद होगा कि किस तरह से जो सऊदी अरब और इजराइल है बेहद करीब आ रहे थे और सऊदी अरब बाकायदा इजराइल को बतौर देश मान्यता देने पर भी तैयार हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच हमास की तरफ से जो 7 अक्टूबर को हमला किया गया, उसमें साफ कहा गया कि इजराइल के जो रिश्ते अरब कंट्रीज से बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, उसको खराब करने के लिए यह हमला किया गया। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के अटैक के पीछे की बिल्कुल नई वजह बताते हुए और क्या कहा है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया कि सऊदी अरब इजराइल के सुधरते रिश्ते की वजह से ये हमला हुआ। ये नई थ्योरी है, उन्हें पता था कि हम सऊदी और इजराइल को करीब ला रहे हैं। और क्या जानकारी रखी गई है, सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देना चाहता था, जैसा हम जानते भी हैं। अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर हम इस दिशा में बढ़ रहे थे। हमारी ये तैयारी मिडिल ईस्ट को एकजुट करने के लिए थी, लेकिन हमला हो गया। जी हां, हमास के हमले के बाद फिर से सऊदी इजराइल के रिश्ते तल्ख हो गए हैं, ये थ्योरी दी गई है। तो प्रोफेसर सतीश, क्या आपको भी यही वजह लगती है हमास के हमले के पीछे की, जो कि अमेरिका थ्योरी दे रहा है? जो बाइडेन कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सुधर ही रहे थे, कि इस बीच में तल्खी बढ़ाने के लिए हमास ने स्ट्रेटेजिकली ये वॉर जो है वो क्रिएट किया है। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण कारण नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आप देशों के बीच में, यहाँ तक इस्लामिक देशों के बीच में जो अरब लीग या ओआईसी एक मंच हुआ करता था, उनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा थे। एक दूसरे का विरोध करना, जैसे सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में द्वंद्व आज से नहीं, बहुत पहले से है। तो उस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के पहल पर भारत ने उसे महत्वपूर्ण आयाम भी दिया। I2U2 Y2 का कॉन्सेप्ट लाया कि हम इजराइल और बाकी इस्लामिक देशों को एक ही नक्शे कदम पर चलकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे दुखद पहलू इस आक्रमण का ये है कि आतंकवादी संगठन, ये लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल से कम, ये इजराइल और हमास के बीच में है। ये दुखद एक तरह से हम कह सकते हैं कि समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह और तमाम आतंकी संगठन जिससे भारत भी घिरा हुआ है, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भले ये विश्व युद्ध के रूप में तब्दील ना करे, लेकिन आने वाले कई महीनों और वर्षों तक आतंकियों के बीच में एक समीकरण बन सकता है, जिसका हमला दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकता है। और कुल मिलाकर यह शांति काफी लंबे वक्त तक एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जो हालात सुधर रहे थे, अब वो हालात पूरी तरह से बदले हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर, गाजा के अस्पताल को इजराइल की धमकी, अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी। अस्पताल में 12,000 शरणार्थी मौजूद है। फोन पर अस्पताल निदेशक को धमकी मिली है, इजरायली आर्मी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे मासूम जो कि इस वक्त शरण लिए हुए हैं अस्पताल के अंदर। अब बाकायदा इस अस्पताल को, और आपको बताएं संख्या कितनी है, 12,000 की संख्या में शरणार्थी यहां पर हैं। अब इस अस्पताल को खाली करने की धमकी दी है इजराइल ने। सवाल ये उठता है कि क्या करने वाला है इजराइल इन हालातों के बीच में। और अगली बड़ी अपडेट है, गाजा में अल कुद्स अस्पताल को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद अस्पताल में खौफ का माहौल है। अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज एडमिट हैं। अस्पताल में 12,000 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं। धमकी के बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। TV9 की इजरायली मेजर से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। TV9 भारतवर्ष से इजरायली मेजर ने कहा, हमास के हथियारों पर इजराइल का कब्जा, हमास के पास नॉर्थ कोरिया ईरानी हथियार
आईडीएफ का कहना है कि हमास के पास पहली बार दिखे मैग्नेटिक आईईडी। गाजा में हमास की आर्म्स फैक्ट्री भी है। तो आईडीएफ ये कह रही है कि गाजा में हमास की आर्म्स फैक्ट्री है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। We have with us a major with Israeli forces, IDF, who just explain us, sir, how much arms and equipment have you captured from the Hamas? Yeah, so far we found more than 1,000 grenades, more than 1,000 RPG rockets from different sizes, around 500 IEDs from different sizes, about 200 mines, 2,000 weapons from AK-47 mostly, around 500 explosives, breaching devices. And so, because we come to know that they have been getting all these weapons from outside, which country made for weapons do you have received? All right, so most of the weapons that we see right now is homemade by Hamas inside the Gaza Strip. They have explosive factories. About 80% of the things that you see here is made by Hamas. The rest of the 20% weapons was brought by North Korea over there, the gray ones. Can you show us the North Korean weapons? Yeah, the gray RPG over there with the red strip is North Korea RPG F7, and we also saw some Iranian mortars. So these are the Iranian motors. Yeah, this is the Iranian mortar, Okay. 60 millimeter mortars with Iranian fuse. So that means North Korean and Iranian weapons are the main which you have captured from the Hamas. This is beside Hamas, yeah. So did you, because you have been following Hamas from very long, did you see some kind of new weaponries in their weapon system? Because we have come to know that they have been well trained, they have get more sophisticated weapons. Do you find anything new that, yeah, this is something new modern technologies they got? Yeah, they kind of try to copy our breaching devices over there, Okay. and the magnetic anti-tank IED over there, the magnetic one with a magnetic attachment is new. It doesn't surprise us very much, but it's new and we know they're working on it. It's the first time that we see it. How much percentage is the captured material? Because we come to know they have a huge arms and ammunition. How much percentage did you capture, and rest, where it is the rest of the weapons? Wow, I can't even say. How much percentage of weapons did you receive? Did you capture from them? I think about more than 70% of what they brought, they didn't manage to even use. Do you find that they will have much more than that in the Gaza Strip also? Yeah, I believe so. I believe they have much more. इजरायली हमले में हमास कमांडर ढेर। हमले में हमास कमांडर महमूद जावी मारा गया। रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था जावी। महमूद जावी पेशे से इंजीनियर था। हमले में कई टॉप कमांडरों की मौत। तो देखिए आईडीएफ का जो ऑपरेशन है तेज हो गया। 15 दिन की बात की जाए, 17 कमांडर अभी तक ढेर हो गए। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए महमूद जावी जो मारा गया हमास के लिए ये रॉकेट बनाता था। जी हाँ, आगे जानकारी आपको दे रहे हैं। जिहाद महसेन हमास की मिलिट्री विंग में ये बड़ा अधिकारी था। तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जमीला अल शांति, उससे पहले रफत अली बिलाल की बात करें, पॉपुलर रेजिस्टेंस फोर्स का ये था, और महमूद जावी की हमने बात की। इसके बाद जमीला अल शांति जो कि महिला लीडर थी हमास की पॉलिटिकल विंग की ये सदस्य थी जिसकी मौत हुई है अभी एक दिन पहले। जी हाँ, रफत अली बिलाल पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के मिलिट्री विंग का चीफ। बड़ी बात यह है कि जंग के 15 दिन हमास के 17 कमांडर अभी तक ढेर कर दिए गए। उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि हमास युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है, यही हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सिंह सर भी हैं। सिंह सर, आपको क्या लगता है, अगर 17 कमांडर आईडीएफ ने अभी तक इजराइल के ढेर कर दिए हैं, तो आखिर वो कौन सा स्टेमिना है, कौन सा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमास का कि अभी तक वो वॉर में सस्टेन कर रहा है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले जो आप बता रहे हैं हमास के कमांडर जो है ये बड़े मिडिल लेवल या लोअर लेवल के कमांडर हैं, लीडर्स हैं, जो वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन में रह के डायरेक्ट करते हैं। लेकिन जो इनका असली कमांडर हैं वो तो कतार में बैठे हैं। तो अगर वहाँ से कंट्रोल करेंगे तो ये छोटे लेवल के, मिडिल लेवल के कमांडर नए नए पैदा किए जाते हैं। जो मेन कमांडर इनके जो हैं लीडर वो कतार में हैं, उनको अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो छुप के दूर बैठे हैं और वहाँ से कंट्रोल करें। दूसरा, इनको जो वेपन सप्लाई है वो ईरान से और
और दूसरे देशों जिनसे भी मिल रही है वो कंटिन्यूसली मिल रही है, इनको एड भी मिल रही है। और जितनी एड जो है फ़िलिस्तीन के नाम पे आती है दूसरे देशों ने, जैसे अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, वो सारी की सारी एड एटलीस्ट 80% उसने हमास के पास चली जाएगी। तो ये जो कारण है, इनके कारण जब तक इनके वेपन्स का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, इनके और जो सपोर्ट नहीं बंद की जाएगी, और इनके जो मेन कमांडर हैं, जो टॉप कमांडर हैं, यानी कि इनके जो आका बैठे हुए जब तक वो, और जो आप बता रहे हैं कि वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से बाहर बैठे हुए दूसरे देशों में, वो नहीं खत्म किए जाएंगे, तब तक बहुत बड़ा नुकसान डेंट पहुंच रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन इजराइल जंग पर जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, यानी कि एक तरफ यूक्रेन और जो रूस एक तरफ लगे हुए हैं युद्ध में बीते 1.5 साल से, और एक तरफ हमास और इजराइल, दो फ्रंट जो खुले हुए हैं। इस पर अब जो बाइडेन का बयान, यूक्रेन इजराइल की मदद करते रहेंगे। मिस्र गाजा की राफा क्रॉसिंग जल्द खुलेगी, 48 घंटे में खुलेगी राफा क्रॉसिंग, राफा बॉर्डर से पहुंचेगी मानवीय मदद। यह बात यूक्रेन को लेकर और यही बात इजराइल को लेकर कही गई है कि दोनों को मदद करता रहेगा अमेरिका। और बड़ी खबर है, राफा क्रॉसिंग पर बोले यूएन महासचिव, राफा बॉर्डर तुरंत खुलनी चाहिए। राफा बॉर्डर से जानी है मानवीय सहायता। गाजा में लोगों को मदद का इंतजार, 20 लाख लोगों को मदद का इंतजार। और देखिए एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की है, जंग को लेकर बाइडेन से फोन पर बात की है। गाजा जंग पर बाइडेन को जानकारी दी है। हमास इजराइल जंग का आज 15वां दिन है। तो ये आपको बता दें कि आज 15वां दिन और लगातार विध्वंस और विनाश हम देख रहे हैं, चाहे वो इजरायली सरजमी हो, लेकिन जो विध्वंस और विनाश इस वक्त गाजा में मचा हुआ है वो कहीं ज्यादा नजर इस वक्त आ रहा है, जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद के। अब आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर बात की है जो बाइडेन से बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। हमास के मेडिकल इक्विपमेंट, हमास के सामानों पर इजराइल का कब्जा हुआ है। बैंडेज, दवाई और सर्जरी के सामान पर कब्जा, ये सब हमास का था मेडिकल इक्विपमेंट जिस पर इजराइल ने कब्जा किया। TV9 के कैमरे पर हमास का चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर भी आप देख पा रहे हैं। के पास ना सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपन थे बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट भी थे। ये पूरा जखीरा जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बताया जा रहा है 1% है उस सामान का जो हमास अपने साथ लेकर आया था। अगर आप देखें इसमें बैंडेजेस के साथ, पट्टियों के साथ साथ अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी के रिब्स टूट जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो पूरा चलता फिरता एक छोटा ऑपरेशन थिएटर उनके पास था। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये सारे जो अपनी किट्स हैं, ऐसे बैग जो हैं वो लगातार अपने साथ लेकर चल रहे थे, जिसमें ग्लूकोज, सभी मेडिकल इक्विपमेंट, इसके अलावा छोटे ऑपरेशंस अगर करने पड़ जाएं तो उसके लिए भी चीज़ें थे, ग्लव्स, यहाँ तक कि रिब्स या फिर कहीं पर उनके चोट लग जाती है तो उसको प्लास्टर कैसे किया जा सकता है वो भी है। और देखिए, अगर आप देखें थिएटर के अंदर, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमास के पास से मिली हैं। और ये कुछ तैयारियाँ थी हमास की जो वो कर आया था। इसके अलावा बैटरी और दूसरी चीज़ें, यानी अगर उनको चार्जिंग करनी हो, उनके बैकपैक्स, उनकी सारी चीज़ें, RPGs के लिए उनके पास ऐसे ट्रैप आउट कवर्स थे। तो ये सारे वेपन जो है वो हमास के पास मौजूद थे। और यही वजह है कि इजराइल को ऐसा लग रहा है, लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि हमास की तैयारी अपने आप नहीं थी, बल्कि हमास को बहुत लंबे समय से इस तरीके के वेपन्स या फिर इस तरीके की चीज़ें दी जा रही थी, जो ना सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी थी। हमास की तरफ से अपने आईडीज़ के लिए कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमास की अपनी एम्यूनेशन फैक्ट्री में ही बनाए। बहुत जुगाड़ू काम आप इसको कह सकते हैं। देखिए, बैटरीज़ के ऊपर किस तरीके से सेल चिपका कर आईडीज़ के लिए रिमोट कंट्रोल तैयार किए गए, और ये सारी तरीके इजराइल ने और ख़ासतौर पर हमास ने अपने ही फैक्ट्रीज में ईजाद किए। यानी ना सिर्फ उनकी एक अपनी बड़ी सेना थी, एक लगातार एक गवर्नमेंट चलती थी, बल्कि ऐसी बड़ी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की फैक्ट्रियाँ भी चला करती थी। और अगर आप देखें, ये सारे रिमोट कंट्रोल या डिवाइसेस उसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है कि कैसे लगातार आईडीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। और दूसरी बात ये कि ये सारे वेपन्स इजरायली की सेना को जब हमास को टारगेट किया गया तब पाए हैं।